हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। ये वही सेशन है जो कहीं ना कहीं अब आपके जहन में रस बस गया है और अब आप इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि आप ये भली भांति समझ चुके हैं कि ये बहुत जरूरी है अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है और इंग्लिश बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर कुछ ऐसी बात रह जाती है जो पूछना हो या कोई दुविधा हो तो आप कमेंट में मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं उसका आंसर लेकर के अगले ही एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं, सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स और शुरू करते हैं वर्ड ऑफ द डे के साथ। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बड़ा ही आसान सा है और बहुत जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एविड। एविड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, यूजुअली अ हॉबी, और वांटिंग टू गेट समथिंग वेरी मच। मतलब है कि अगर आप बहुत उत्साहित हैं किसी चीज के लिए, स्पेशली वो आपकी हॉबी हो तो उसके लिए एक्साइटेड हो। वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग इज यूजुअली अ हॉबी या वांटिंग टू गेट समथिंग वेरी मच, इस अर्थ में हम एविड का प्रयोग करते हैं। जैसे अति उत्साही, किसी कार्य के प्रति कुछ पाने को अति इच्छुक या उत्कंठित, बहुत जिसमें जिज्ञासा होती है, बहुत जो एक्साइटेड होता है किसी चीज को लेकर के, उसके लिए आप एविड का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। कीन, एगर, एंथुजियास्टिक एंड आर्डेंट। क्या हो जाएगा? कीन, एगर, एंथुजियास्टिक एंड आर्डेंट एक अर्थ में हम इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, रिलक्टेंट, रिकैल्सिट्रेंट एंड अनविलिंग। क्या हो जाएगा? रिलक्टेंट, रिकैल्सिट्रेंट एंड अनविलिंग एक अर्थ में अति उत्साही के एंटोनिम के तौर पर, यानी एविड के एंटोनिम के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जर्नलिस्ट क्राउडेड राउंड द entrance avid for news। क्या है? journalist crowded round the entrance avid for news। यहां पर जो आज का ये word of the day है, ये बड़ा ही कॉमन इस्तेमाल किया जा सकता है। avid का मतलब कोई भी अगर enthusiastic है किसी चीज को लेकर के, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत excited हो, बहुत किसी चीज को लेकर के inquisitive हो, जिज्ञासु हो, उत्कंठित हो, इच्छित हो, है ना, तो उस जगह पर आप avid का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं आज का पहला वर्ड और पहला वर्ड है स्टार्कर्स। स्टार्कर्स एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है नेकेड और नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स। क्या है? नेकेड और नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, यानी नंग धड़ंग के अर्थ में हम स्टार्कर्स का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अनक्लैड, न्यूड, बेयर एंड अनड्रेस्ड। क्या हो जाएगा? अनक्लैड, न्यूड, बेयर एंड अनड्रेस्ड एक अर्थ में हम स्टार्कर्स के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ड्रेस्ड, क्लैड, कवर्ड एंड क्लोथ्स। क्या है? क्लोथ, ड्रेस्ड, क्लैड, कवर्ड एंड क्लोथ एक अर्थ में स्टार्कर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग देयर स्टार्कर्स। क्या है? ही वॉज स्टैंडिंग देयर स्टार्कर्स। अब यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है स्टार्कर्स। इसका मतलब होता है नेकेड और नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स। क्या है? नेकेड और नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, यानी नंग धड़ंग, न्यूड के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एक्सपर्टे। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और इसका मतलब है डन विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली और ऑफ एन इंटरेस्टेड आउटसाइड पार्टी, और ऑन और फ्रॉम ओनली वन साइड। मतलब जो एक पक्षीय होता है ना, मतलब दो पार्टी में से किसी एक ही पक्ष से बात करे, उसी तरफ कुछ मतलब ऐसा करे। लॉ से रिलेटेड वर्ड है और लैटिन है एक्सपर्टे। इसका मतलब होता है डन विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली। तो यहां पर जो है कुछ भी ऐसा किया जाए सिर्फ एक पक्ष के लिए, उसके लिए हम एक्सपर्टे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो अगर वो एक पक्ष के लिए तो कहीं ना कहीं एक अर्थ में वो पार्शियल लगेगा, बायस्ड लगेगा, अनजस्ट लगेगा। तो एक अर्थ में अगर हम देखें तो सिचुएशन के हिसाब से एक्सपर्टे को हम पार्शियल, बायस्ड और अनजस्ट के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। यहां पर जो पार्शियल है, बायस्ड है, अगर सिचुएशन को देखिएगा तो ये लगता है कि एक तरफा कहीं ना कहीं बायस्ड वहां पर, और अगर हम उसको एंटोनिम इसी अर्थ में देखें तो इक्वल, इम्पार्शियल एंड जस्ट, इसके एक्सपर्टे के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। अब देखिए जरूरी नहीं है सिचुएशन में हर जगह पर, लेकिन एक अर्थ में अगर ऐसा कोई सेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि एक पक्षी है, डन विद और रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली और ऑफ एन इंटरेस्टेड आउटसाइड पार्टी और
ऑन और फ्रॉम ओनली वन साइड, मतलब है सिर्फ एक पक्ष की तरफ से अगर के लिए हो रहा हो कि डन विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष के इंटरेस्ट में या उसको रिस्पेक्ट देते हुए कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो पार्शियल है, बाइस्ड है, अनजस्ट है। अगर सिचुएशन में वर्णित है तो उस अर्थ पे हम इसको जो है सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं, इक्वल, इम्पार्शियल एंड जस्ट। इसको जो है हम एंटोनिम के तौर पर यहां पर रख सकते हैं। चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है द ओनर्स मेड एन एक्स पार्टी एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर अ स्टे ऑन द डिसीजन। क्या है? द ओनर्स मेड एन एक्स पार्टी एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर अ स्टे ऑन द डिसीजन। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एक्स पार्टी। इसका मतलब होता है डन विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली और ऑफ एन इंटरेस्टेड आउटसाइड पार्टी, या फिर ऑन और फ्रॉम ओनली वन साइड, यानी एक पक्षीय के अर्थ में हम एक्स पार्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो पब्लिकली किसी पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन के सपोर्ट में बात करे, यानी समर्थक हो उसका। अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन, इस अर्थ में हम प्रोपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट विचार का सार्वजनिक समर्थक या विशेष काम के लिए लोगों को मानने वाला या प्रतिपादक, उस अर्थ में हम प्रोपोनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्यादा आसान है कि आप इंग्लिश को ध्यान में रखें और एक एग्जाम्पल उसके हिसाब से अपने आसपास के लोगों को देखिएगा। अगर कोई उस आइडिया को मानने वाला है, कोई है अगर आपके आसपास में जो किसी एक विशेष आइडियोलॉजी को फॉलो करता है या उसको मानता है, तो आप उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोपोनेंट का मतलब है अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन, यानी विशिष्ट विचार का सार्वजनिक समर्थक, है ना। इस अर्थ में हम प्रोपोनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एडवोकेट, सपोर्टर एंड डिफेंडर। क्या हो जाएगा? एडवोकेट, सपोर्टर एंड डिफेंडर एक अर्थ में प्रोपोनेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट और एनिमी। क्या हो जाएगा? ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट और एनिमी एक अर्थ में प्रोपोनेंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है प्रोपोनेंट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। इस अर्थ में हम प्रोपोनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। विशिष्ट विचार या सार्वजनिक समर्थक या विशेष काम के लिए लोगों को मानने वाला या प्रतिपादक, इस अर्थ में प्रोपोनेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट्स। क्या है? ही इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट्स। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु स्पीक्स पब्लिकली इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और प्लान ऑफ एक्शन। इस अर्थ में हम प्रोपोनेंट का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है मार। मार नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप और एन एरिया ऑफ डीप वेट स्टिकी अर्थ, एनी मेसी सिचुएशन और एन एरिया ऑफ डीप मड। देखिए ये एक अलग मीनिंग है, ये एक अलग मीनिंग है, एरिया ऑफ डीप वेट स्टिकी अर्थ। एक ये मेसी सिचुएशन अलग है और एरिया ऑफ डीप मड एक अलग सिचुएशन है, अलग सेंस है उसका। अटकना या अटकाना, पहला कीचड़, गंदा कर लेना या होना या दलदल, इस अर्थ में हम मायर का प्रयोग करते हैं। कई अर्थों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। An unpleasant situation that is difficult to escape, an area of deep wet sticky earth, any messy situation और an area of deep mud, इस अर्थ में जो है हम मायर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रैप, एम्ब्रॉयल एंड टेंगल। क्या हो जाएगा? ट्रैप, एम्ब्रॉयल एंड टेंगल एक अर्थ में मायर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, फ्री, रिलीज एंड लिबरेट। क्या हो जाएगा? फ्री, रिलीज एंड लिबरेट एक अर्थ में मायर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। द सर्विस इज सिंकिंग इन द मायर ऑफ इट्स ओन रेगुलेशंस। क्या है? द सर्विस इज सिंकिंग इन द मायर ऑफ इट्स ओन रेगुलेशंस। मायर जो है एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है और इसका मतलब होता है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, या फिर और एन एरिया ऑफ डीप वेट स्टिकी अर्थ, एनी मेसी सिचुएशन, एन एरिया ऑफ डीप मड। इस अर्थ में हम कई अर्थ है यहां पर इसके, तो मायर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कहा, द सर्विस इज सिंकिंग इन द मायर ऑफ इट्स ओन रेगुलेशंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है वेरी बेसिक और सिंपल। रूडिमेंट्री का क्या होता है? वेरी बेसिक और सिंपल। अब देखिए मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब कमेंट में लिख करके जरूर दीजिएगा। एक अपरिपक्व, इमैच्योर के लिए मैंने कोई शब्द बताया था।
आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। मुझे लगता है शायद कल या परसों के सेशन में वो सब मैंने बताया है। इमेच्योर और परिपक्व के लिए जो अभी शुरू ही हुआ हो, मैच्योर ना हुआ हो, उस अर्थ में मैंने कोई एक शब्द रखा था। कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। रुडिमेंट्री का मतलब है वेरी बेसिक एंड सिंपल, है ना, मतलब प्रारंभिक या साधारण। सिनोनिम की बात करें बेसिक, इंट्रोडक्टरी एंड प्राइमरी। क्या हो जाएगा? बेसिक, इंट्रोडक्टरी एंड प्राइमरी। एक अर्थ में रुडिमेंट्री के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो एडवांस्ड, डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? एडवांस, डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स एक अर्थ में रुडिमेंट्री के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रुडिमेंट्री। क्या है? हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रुडिमेंट्री। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है रुडिमेंट्री, मतलब होता है वेरी बेसिक और सिंपल, प्रारंभिक या साधारण। सिनोनिम हो गया बेसिक, इंट्रोडक्टरी एंड प्राइमरी। एंटोनिम की बात की मैंने एडवांस्ड, डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स। बहुत ही आसान है। और हाँ, बच्चों से मैं एक बात कहूंगा कि आप क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि एक शब्द के बदले दूसरा शब्द याद कर लेते हैं और दोनों में से किसी का सेंस आपको पता नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जैसे मैंने रुडिमेंट्री कहा तो आप इसको जो है बेसिक से ले सकते हो, इंट्रोडक्टरी से ले सकते हो, प्राइमरी से सेंस याद रख सकते हो, क्योंकि प्राइमरी की मीनिंग भी आपको पता होगी, बेसिक की मीनिंग भी आपको पता होगी और इंट्रोडक्टरी की मीनिंग भी आप आसानी से बता पाओगे। तो अगर ऐसे पेयर करोगे और ऐसे याद करोगे तो ये लंबे समय तक रह जाएगा। और सबसे बेहतर है कि आप इस पर एक एक एग्जाम्पल बना करके प्रैक्टिस करो। सेशन होने के बाद एक एग्जाम्पल अपने मन से बनाओ कि रुडिमेंट्री का क्या मतलब था, तब ये लंबे समय तक टिकेगा। और साथ में एडिटोरियल पढ़ो, जो एडिटोरियल है उसको आप पढ़ो। जब मैं ये वर्ड करा देता हूं उसके बाद पिछले दिन की एडिटोरियल है तो क्या हुआ, सेंस के हिसाब से, वैसे भी अगले दिन नए वर्ड्स आते हैं उसमें ये भी शामिल होगा। ऐसा नहीं होता है कि ये वर्ड दोबारा रिपीट नहीं होता है एडिटोरियल में, कई बार आते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि 15 से संख्या बढ़ती नहीं है। आज तो वर्ड की संख्या बहुत कम थी तो मैंने पिछले दिनों में जो वर्ड्स नहीं कराए हैं उसको मैंने आप शामिल किया 2-3 वर्ड को। आज 10 या 11 वर्ड्स ही थे, वर्ड था ही नहीं, 4 के चारों एडिटोरियल में से कुछ ऐसा खास था ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अब वो रिपीट हो रहा है तो अब आपको पेपर जो एडिटोरियल है वो पढ़ना चाहिए और उस दौरान ये याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये वर्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सर ने बताया है या नहीं बताया है, तब आपको फायदा समझ में आएगा। तो यहां पर जो पहला वर्ड है वो है रुडिमेंट्री, मतलब होता है वेरी बेसिक एंड सिंपल। सिनोनिम है बेसिक, इंट्रोडक्टरी, प्राइमरी। एंटोनिम है एडवांस, डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा हर नॉलेज इज स्टिल ओनली रुडिमेंट्री। चलिए अगला जो शब्द है वो है सिनर्जी। सिनर्जी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एडेड सक्सेस, एनर्जी और पावर गेन बाय 2 पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर। मतलब एक साथ साथ जो काम करते हैं ना, सहक्रिया, मतलब मिल करके। क्या है? द एडेड सक्सेस है किस चीज का भाई? एनर्जी और पावर गेन बाय 2 पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर व्हिच इज बेटर देन द रिजल्ट अचीव्ड बाय देम वर्किंग सेपरेटली। मतलब दो लोगों के साथ जो मिल करके काम करने का होता है, क्योंकि वहां पर जो होता है गेन ज्यादा होता है। आप अकेले काम करोगे तो वहां पर गेन कम होगा, दो आदमी मिलकर करेंगे तो क्या होता है? एनर्जी दुगुनी हो जाती है, जो सक्सेस होता है वो जो है वो उसमें कम समय लग जाता है ना, पावर जो होता है वो दुगुना हो जाता है। तो इस चीज के लिए दो व्यक्ति, संगठन आदि के साथ मिलकर काम करने से जो प्राप्त सफलता होती है उसको सिनर्जी कहते हैं। ऊर्जा या शक्ति या सहक्रिया कह सकते हैं इसको, सिनर्जी को। सिनोनिम की बात करेंगे टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड सिम्बायोसिस। क्या है? टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड सिम्बायोसिस एक अर्थ में सिनर्जी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन, डिसेंट एंड राइवलरी। क्या हो जाएगा? नॉन कोऑपरेशन, हम यहां पर ग्रीन ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कोऑपरेशन, डिसेंट एंड राइवलरी एक अर्थ में सिनर्जी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है सिनर्जी। द एडेड सक्सेस, एनर्जी और पावर गेन बाय 2 पीपल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर व्हिच इज बेटर देन द रिजल्ट अचीव्ड बाय देम वर्किंग सेपरेटली। ये सबको ही समझता है कि अगर किसी काम को दो लोग मिलकर के करते हैं तो जो एनर्जी वहां पर गेन होती है, जो सक्सेस मिलता है, जो पावर, वो कहीं ना कहीं जो होता है वो बेटर होता है जब वो व्यक्ति उस काम को अलग अलग करे। तो यहां पर उसी अर्थ में हम सिनर्जी का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों, संगठनों आदि के साथ मिलकर काम करने से प्राप्त सफलता, ऊर्जा, शक्ति यानी सहक्रिया जो होती है साथ साथ काम करने के लिए, उसके लिए हम सिनर्जी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर ऑलवेज सम सिनर्जीज इन मर्जिंग सिमिलर बिजनेस टुगेदर, है ना, सिनर्जी होती ही है वहां पर। देयर आर ऑलवेज सम सिनर्जीज इन मर्जिंग सिमिलर बिजनेस टुगेदर। क्या है? देयर आर ऑलवेज सम सिनर्जीज इन मर्जिंग सिमिलर बिजनेस टुगेदर। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनंडेशन। चलिए एनिमेशन उलट गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
इनंडेशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट अराइव समवेयर लाइक अ फ्लड एंड आर डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब है बाढ़ के सेंस में। और बाढ़ किस चीज का है? समवेयर कहां पर है? नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, चीजों और वस्तुओं दोनों के लिए है। इनंडेशन का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट अराइव समवेयर लाइक अ फ्लड एंड आर डिफिकल्ट टू डील विद, मतलब है बाढ़ जिसके साथ निपटने में बहुत परेशानी हो। इस अर्थ में भी मैंने एक शब्द बताया था कहीं पर कि कुछ ऐसा इतना ज्यादा हो जाना कि जिससे निपटना बहुत कठिन हो, उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि आप वो वर्ड ढूंढ करके कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। हाँ, मैंने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ही मदद कर दो, कमेंट में लिख के बताना जरूर। तो यहां पर इनंडेशन का मतलब है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट अराइव समवेयर लाइक अ फ्लड एंड आर डिफिकल्ट टू डील विद, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, मतलब है बाढ़ के। सिनोनिम की बात करें ओवरफ्लो, डिल्यूज एंड स्पेट, क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो, डिल्यूज एंड स्पेट। एंटोनिम की बात करेंगे लैक, पॉसिटी एंड स्कार्सिटी, क्या हो जाएगा? लैक, पॉसिटी एंड स्कार्सिटी एक अर्थ में इनंडेशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द टाउन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल इनंडेशन ऑफ टूरिस्ट, क्या है? द टाउन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल इनंडेशन ऑफ टूरिस्ट्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है नेक्सस। नेक्सस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीपल और थिंग्स और एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब है एक तरह से बंधन, साठगांठ। नेक्सस का मतलब होता है बंधन, साठगांठ से, कनेक्शन से। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीपल और थिंग्स और एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, इस अर्थ में हम नेक्सस का प्रयोग करते हैं। बंधन, अंतर संबंध या श्रृंखलित समूह जो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, किसी प्रकार के बंधन से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए हम नेक्सस का प्रयोग करते हैं। साठगांठ से करते हैं, बंधन से करते हैं, तालमेल से करते हैं, उस अर्थ में हम नेक्सस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कनेक्शन, लिंक, टाई एंड बॉन्ड, क्या हो जाएगा? कनेक्शन, लिंक, टाई एंड बॉन्ड यहां पर जो है नेक्सस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां पर कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया। नेक्सस जो है वो मीनिंग आता है, पहला है इस पेज पर आने वाला, 7वां वर्ड है, उल्टा हो गया था एनिमेशन। खैर, नेक्सस का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट पीपल और थिंग्स और एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ थिंग्स, मतलब है बंधन से, साठगांठ से, अंतर संबंध से या फिर जो श्रृंखलित समूह होता है, उस अर्थ में हम नेक्सस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या कहा? कनेक्शन, लिंक, टाई एंड बॉन्ड। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं तो मैंने छोड़ दिया है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेक्सस ऑफ नर्व्स एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेक्सस ऑफ नर्व्स एट द बेस ऑफ योर ब्रेन। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है इनंडेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट अराइव समवेयर लाइक अ फ्लड एंड आर डिफिकल्ट टू डील विद, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, मतलब है बाढ़। द टाउन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल इनंडेशन ऑफ टूरिस्ट्स। आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट, हाँ वो चार्जिंग में स्विच ऑफ करना था। चलिए अब यहां पर हम बढ़ेंगे अगले पेज पर। अगला जो शब्द है वो है बंड। नाउन की तरह प्रयोग होता है एनी आर्टिफिशियल एम्बार्कमेंट, डैम और बैरियर मेड ऑफ अर्थ बिल्ट अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब देखिए किसी जगह पर नदी जो है उसके चारों तरफ जो ऊंचा मेर कह सकते हैं, बांध कह सकते हैं, उस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं बंड। बंद भी कहीं कहीं बोलते हैं, बंड भी कहीं कहीं बोलते हैं, ठीक है। अ रोड और पाथ अक्रॉस वाटर और वेट ग्राउंड दैट इज हायर देन द एरिया अराउंड इट, मतलब अब है कहीं पर भी दलदली जगह है, पानी है और आसपास में बीच में से जो ऊंचा रास्ता होता है जिस पर से आने जाने का काम करता है, रोड और पाथ अक्रॉस वाटर वेट ग्राउंड दैट इज हायर देन द एरिया अराउंड इट, उसके लिए भी हम बंद का प्रयोग करते हैं। बंद कहिए, बंद कहिए, ठीक है। और सबसे जो यहां पर है कि अ पॉलिटिकल एसोसिएशन और लीग और कन्फेडरेशन, इस अर्थ में भी बंद का प्रयोग करते हैं। बंद का मतलब है अ पॉलिटिकल एसोसिएशन, लीग और कन्फेडरेशन, इस अर्थ में भी हम, मतलब संघ संगठन के अर्थ में भी हम बंड का प्रयोग करते हैं। बांध, मेर, संघ, संगठन, इस अर्थ में बंड का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो कोलिशन, लीग एंड यूनियन, क्या हो जाएगा? कोलिशन, लीग एंड यूनियन। एंटोनिम यहां पर कुछ खास लगा नहीं, संदर्भ के हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलिशन, लीग एंड यूनियन, बंद के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। फार्मर्स बिल्ड बंस अलोंग देयर फील्ड टू रिटेन वाटर, क्या है? फार्मर्स बिल्ड बंस अलोंग देयर फील्ड्स टू रिटेन वाटर। हाँ, ऑब्वियसली
वो किनारे किनारे बनाते हैं ना पानी को रोकने के लिए, मतलब मेर के सेंस में, देखिए बांध और मेर के सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है बंड, इसका मतलब होता है एनी आर्टिफिशियल एम्बार्कमेंट, डैम और बैरियर मेड ऑफ अर्थ बिल्ट अक्रॉस द रिवर और स्ट्रीम टू प्रिवेंट फ्लडिंग। एक तो ये है। दूसरा है कि कोई जो है पानी के बीचों बीच वेट ग्राउंड होता है, उसके बीच जो ऊंचा सड़क होता है, पाथ होता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जो कि आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। नेक्स्ट जो सबसे बेहतरीन मीनिंग है, पॉलिटिकल एसोसिएशन और लीग और कॉन्फेडरेशन, संघ और संगठन, इस अर्थ में भी बंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है जक्सटपोज। जक्सटपोज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू पुट टू पीपल, थिंग्स एटसेट्रा वेरी क्लोज टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट। मतलब है दो चीजों को आसपास रखना ताकि ये दिखाया जा सके कि दोनों कितने अलग हैं, है ना। क्या कह रहा है, टू पुट टू पीपल, थिंग्स एटसेट्रा वेरी क्लोज टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट, मतलब वो किस तरीके से अलग है, इसको दिखाने के लिए जब दो चीजों को आसपास रखा जाता है उस अर्थ में हम जक्सटपोज का प्रयोग करते हैं। दो व्यक्तियों वस्तुओं को एक साथ रखना, विशेषता उनमें भिन्नता दिखाने के लिए इस अर्थ में जक्सटपोज का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, मिक्स्ड, वीव्ड एंड कंबाइंड, एक अर्थ में रखा जा सकता है। मिक्स करके रखेंगे ना, दो अलग अलग चीजों को सामने रख रहे हैं, तो एक अर्थ में जो है मिक्स्ड, वीव्ड एंड कंबाइंड, इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम कहें आइसोलेटेड, अपार्ट एंड सेपरेट। अब साथ में रख रहे हैं तो उस अर्थ में जो है आइसोलेटेड, अपार्ट एंड सेपरेट एक अर्थ में जक्सटपोज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन द एग्जीबिशन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आर जक्सटपोज्ड विद शॉकिंग फोटोग्राफ्स। क्या है, इन द एग्जीबिशन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आर जक्सटपोज्ड विद शॉकिंग फोटोग्राफ्स। यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है जक्सटपोज। इसका मतलब होता है टू पुट टू पीपल और थिंग्स एटसेट्रा वेरी क्लोज टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट। इस अर्थ में हम जक्सटपोज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्लटर। क्लटर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है थिंग्स दैट आर वेयर दे आर नॉट वांटेड, नीडेड और नीडेड, एंड मेक अ प्लेस अनटाइडी टू कवर और फिल समथिंग विद लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ अनटाइडी वे। मतलब है कि अस्त व्यस्त रूप से बिखरी वस्तुएं या बेढंगापन से बहुत सारी वस्तुएं फैला देना या डाल देना, इस अर्थ में हम क्लटर का प्रयोग करते हैं। क्या है, अस्त व्यस्त रूप से बिखरी हुई वस्तुएं, इस अर्थ में करते हैं। बेढंगेपन से बहुत सारी वस्तुएं फैला देना या डाल देना, इस अर्थ में भी हम क्लटर का प्रयोग करते हैं। थिंग्स दैट आर वेयर दे आर नॉट वांटेड और नीडेड एंड मेक अ प्लेस अनटाइडी। अस्त व्यस्त कर देने के अर्थ में, अस्त व्यस्त रूप से बिखरी हुई वस्तुओं, इस अर्थ में हम क्लटर का प्रयोग करते हैं। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है तो दोनों तरीके से इस्तेमाल होने के लिए यहां पर मीनिंग लिखा गया है। बेढंगेपन से बहुत सारी वस्तुएं फैला देना या डाल देना, इस अर्थ में भी क्लटर का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें तो डिसएरे, मर्डल एंड डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा, डिसएरे, मर्डल एंड डिसऑर्डर एक अर्थ में क्लटर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज, एरे एंड डिस्पोज। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज, एरे एंड डिस्पोज एक अर्थ में क्लटर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। क्लटर इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, मतलब है थिंग्स दैट आर वेयर दे आर नॉट वांटेड और नीडेड एंड मेक अ प्लेस अनटाइडी, या फिर दूसरा मीनिंग है टू कवर और फिल समथिंग विद लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन अनटाइडी वे। मतलब है अस्त व्यस्त रूप से बिखरी वस्तुएं या बेढंगेपन से बहुत सारी वस्तुएं फैला देना या डाल देना, इस अर्थ में हम क्लटर का प्रयोग करते हैं। जक्सटपोज तो इससे पहले था। सिनोनिम क्या है, डिसएरे, मर्डल एंड डिसऑर्डर। एंटोनिम है ऑर्गेनाइज, एरे एंड डिस्पोज। एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट वांट all these files cluttering up my desk। क्या कह रहा है, I don't want all these files cluttering up my desk। चलिए अगला जो शब्द है वो है फंबल। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आप जानते हैं फंबल का ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। यहां पर भी हम कुछ मीनिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ट्राई टू फाइंड और टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद योर हैंड्स इन अ नर्वस और केयरलेस वे। टटोलने के अर्थ में, है ना, कि अपने हाथ से कुछ ऐसा करना जो है वो भी नर्वस और केयरलेस तरीके से, या मेक अ मेस ऑफ या डिस्ट्रॉय और रूइन, इस अर्थ में भी हम फंबल का प्रयोग करते हैं। टू ट्राई टू फाइंड और टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद योर हैंड्स इन अ नर्वस और केयरलेस वे, मतलब कुछ जो है टच करने, ढूंढने और पकड़ने, लेकिन केयरलेस और नर्वस तरीके से। दूसरा क्या है, मेक अ मेस ऑफ और डिस्ट्रॉय और रूइन, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। परेशानी की हालत में लापरवाही से ढूंढने या पकड़ने की कोशिश करना, मतलब है टटोलना, इस अर्थ में फंबल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है गड़बड़ाना, वो जो है ना मेक अ मेस ऑफ और डिस्ट्रॉय और रूइन, ये गड़बड़ाने के लिए है, इस अर्थ में भी हम फंबल का प्रयोग करते हैं। फंबल के और सारे दो मीनिंग है। मैं चाहता हूं कि आप में से
उसको ढूंढ करके आप नीचे लिखिए कि क्या मीनिंग हो सकता है। फंबल का और दो मीनिंग है, ठीक है। सिनोनिम जो होता है मिस हैंडल, स्पॉइल एंड ब्लंडर, और एंटोनिम है इंप्रूव, इनहेंस एंड रेक्टिफाई। क्या हो जाएगा? मिस हैंडल, स्पॉइल एंड ब्लंडर एक अर्थ में फंबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से इंप्रूव, इनहेंस एंड रेक्टिफाई, जो गड़बड़ा रहे हैं तो इंप्रूव करना, इनहेंस करना, रेक्टिफाई करना एक अर्थ में फंबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है he fumbled in his pocket for some change। क्या है? he fumbled in his pocket for some change। यहां पर जो फंबल है इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है टू ट्राई टू फाइंड और टेक होल्ड ऑफ समथिंग विद योर हैंड्स इन नर्वस और केयरलेस वे, और मेक अ मेस ऑफ, और डिस्ट्रॉय और रूइन। इस अर्थ में हम फंबल का प्रयोग करते हैं। यहां जो पहला शब्द है वो है क्लटर, मतलब होता है थिंग्स दैट आर वेयर दे आर नॉट वांटेड और नीडेड एंड मेक अ प्लेस अनटाइडी, और टू कवर और फिल समथिंग विद लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन एन अनटाइडी वे। इस अर्थ में हम क्लटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कम अप विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली व्हेन प्रेशर्ड और चैलेंज्ड, और टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। मतलब है जुटाना, सूझना, मतलब है कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर लेना जबकि आप प्रेशर में हो या चैलेंज की स्थिति में हो, या फिर टू सजेस्ट और थिंक एन आइडिया और प्लान। अब यहां पर मैंने हिंदी दूसरा नहीं लिखा है तो आप खुद से समझ आइए कि थिंक सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान, है ना। कोई आइडिया और प्लान सजेस्ट करना है, सोचना, उस अर्थ में भी हम कम अप विद का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे प्रोड्यूस, डिवाइस एंड प्रपोज। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस, डिवाइस एंड प्रपोज एक अर्थ में कम अप विद के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो डुप्लीकेट, रेप्लिकेट एंड क्लोन। चूंकि कुछ नया आइडिया सुझाने की बात हो रही है तो यहां पर जो है डुप्लीकेट, रेप्लिकेट एंड क्लोन, चूंकि उसी को करने का होगा, किसी का नकल करने का होगा, तो कुछ सुझाना नहीं, कुछ आइडिया नहीं, तो वो रेप्लिकेट करना एक अर्थ में जो है कम अप विद के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। ही कीप्स कमिंग अप विद ऑल काइंड्स ऑफ लेम एक्सक्यूजेस। क्या है? ही कीप्स कमिंग अप विद ऑल काइंड्स ऑफ लेम एक्सक्यूजेस। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, कम अप विद। इसका मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली व्हेन प्रेशर्ड और चैलेंज्ड, या फिर टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। इस अर्थ में हम कम अप विद का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है और ये है ग्लॉस ओवर। एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग बाय नॉट डीलिंग विद इट इन डिटेल, है ना। डीलिंग विद इट इन डिटेल मतलब है अनदेखा करना या छिपाना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग, मतलब कुछ भी एम्बैरेसिंग है, अनप्लेजेंट है, उसके बारे में आप बात करने से कतराते हैं, मतलब छुपाते हैं, अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, उस अर्थ में हम ग्लॉस ओवर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कंसील, कैमोफ्लेज एंड डिस्गाइज। क्या हो जाएगा? कंसील, कैमोफ्लेज एंड डिस्गाइज। एंटोनिम की बात करें डिस्क्लोज, एग्जैजरेटेड एंड डाइवर्स। एक अर्थ में ग्लॉस ओवर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द भी एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग बाय नॉट डीलिंग विद इट इन डिटेल। इस अर्थ में हम ग्लॉस ओवर का प्रयोग करते हैं, अनदेखा करना और छिपाना। सिनोनिम है कंसील, कैमोफ्लेज एंड डिस्गाइज। एंटोनिम है डिस्क्लोज, एग्जैजरेट एंड डाइवर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉपुलर राइटिंग समटाइम्स ग्लॉसेस ओवर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्या है? पॉपुलर राइटिंग समटाइम्स ग्लॉसेस ओवर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहां पर जो दूसरा शब्द है सेशन का 14वां शब्द फ्रेजल वर्ब है ग्लॉस ओवर, मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग बाय नॉट डीलिंग विद इन डिटेल, मतलब है अनदेखा करना और छिपाना। 13वां शब्द इस पेज पर पहला कम अप विद, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस समथिंग स्पेशली व्हेन प्रेशर्ड और चैलेंज, और टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं जुटाना या सूझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन का आखिरी शब्द है क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू चेंज योर ओपिनियन और एडमिट दैट यू वर रॉन्ग, मतलब है कि आप ये अपना ओपिनियन बदल लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आप गलत थे। मतलब है मार्ग प्रशस्त करना, आरंभिक निवासी प्रथम बसने वाला बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये सेंस यहां पर नहीं होगा, है ना। अपना विचार बदल लेना और ये मान लेना, अब इतना क्या लिखेंगे, सीधा सीधा आप लिख लीजिएगा कि अपना विचार बदल लेना और ये मान लेना कि आप गलत थे, मतलब है हार मान लेना। इस अर्थ में हम क्लाइम डाउन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें बैक डाउन, पुल अवे एंड कंसीड। क्या हो जाएगा? बैक डाउन, पुल अवे एंड कंसीड एक अर्थ में क्लाइम डाउन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें फेस, कन्फ्रंट, डिफाई एंड बियर्ड। क्या हो जाएगा? फेस, कन्फ्रंट,
डिफाई एंड बियर्ड एक अर्थ में हम क्लाइम डाउन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। क्लाइम डाउन इस पेज पर आने वाला पहला सेशन का आखिरी शब्द है। मतलब होता है टू चेंज योर ओपिनियन एंड एडमिट दैट यू वर रॉन्ग। मतलब है कि अपना ओपिनियन चेंज कर लेना और यह मान लेना कि हां मैं गलत था। इस अर्थ में हम क्लाइम डाउन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? बैक डाउन, पुल अवे एंड कंसीड। एंटोनिम है फेस, कन्फ्रंट, डिफाई एंड बियर्ड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइम डाउन लास्ट नाइट ओवर द प्रपोज्ड चेंजेस। क्या है? द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइम डाउन लास्ट नाइट ओवर द प्रपोज्ड चेंजेस। क्या है? द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्लाइम डाउन लास्ट नाइट ओवर द प्रपोज्ड चेंजेस। यहां पर क्लाइम डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। बहुत ही अच्छा मीनिंग है टू चेंज योर ओपिनियन एंड एडमिट दैट यू वर रॉन्ग। इतना कहने से अच्छा है आप क्लाइम डाउन का प्रयोग करिए और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। चलिए एक और बोनस है। यहां पर एक ईडियम है फ्लैश इन द पैन। क्या है? फ्लैश इन द पैन ईडियम है। इसका मतलब होता है अ थिंग और पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड और रिपीटेबल। ठीक है? समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। मतलब है क्षणिक चमक, नाकामयाब, असफल या खराब। मतलब ऐसा हो, क्या कह रहा है? अ थिंग और पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड। तो ये क्षणिक चमक ही हुई ना, क्षणिक जीत हुई जो रिपीटेबल नहीं है। तो उस अर्थ में हम फ्लैश इन द पैन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एवनेसेंट, मोमेंट्री एंड ट्रांजिएंट। क्या हो जाएगा? एवनेसेंट, मोमेंट्री एंड ट्रांजिएंट एक अर्थ में फ्लैश इन द पैन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे, ड्यूरेबल, परसिस्टिंग एंड एंड्योरिंग। क्या हो जाएगा? ड्यूरेबल, परसिस्टिंग एंड एंड्योरिंग एक अर्थ में फ्लैश इन द पैन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है सैडली देयर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। क्या है? देयर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। सैडली देयर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। यहां पर जो एक ईडियम है फ्लैश इन द पैन, मतलब है अ थिंग और पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड और रिपीटेबल, समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं फ्लैश इन द पैन। सैडली देयर सक्सेस वाज जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो एक वर्ड ऑफ द डे, 15 नए शब्द और एक ईडियम, टोटल 17, सबके सब नए, मजेदार और पढ़ करके आपको काफी मजा आया और ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। बाकी ये आपका दायित्व है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हो सके तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के स्टेटस वगैरह कहां न्यूज फीड वगैरह में लगाते हैं, आप वहां लगा दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और मेरी मेहनत जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी ये सफलता उतनी बड़ी काउंट होगी और मुझे बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि सच में इस सेशन को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप सबके लिए कुछ कर पा रहा हूं। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के सुन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।